सभी साथियों को नमस्कार और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है धारी माँ क्लासेस में। और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आज एक जो लास्ट टाइम जो एलडी साइंस का जो पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके जो मेन क्वेश्चन है जो साइंस वाला पोर्सन है उसके एटलीस्ट 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो कई लोगों ने पेपर दिया भी होगा और मेन जो क्वेश्चन आए हैं और जो लोग भी आगे जो एलडी का पेपर देंगे और जो लोग पेपर देना चाहते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन से आप लोग इसमें इंटरेक्ट होंगे। और साथ ही साथ आपको एलडी की कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी आपको जानकारी डिटेल में बताई जाएगी। और जो कोई नए जुड़ना चाहते हैं, जो क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और तो उनको पर्सनली जो भी है कांटेक्ट नंबर वगैरह डिटेल दी जाएगी। और जो तैयारी करना चाहते हैं एलडी साइंस की खास तौर पे, तो वो धारी देवी माँ क्लासेस में अपना कमेंट जरूर छोड़ें और इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं एलडी साइंस का पेपर है आपका। ये इसका जो पद कोड था, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो पद कोड था 416, 418 और 481, 58 2024। तो 2024 में इनका ये विज्ञप्ति निकली हुई थी और उस वक्त ये पेपर आया हुआ था। और पेपर में आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैटर्न था अधिकतम सॉन्ग का था, जिसमें टाइम लिमिट थी 2 घंटे और प्रश्नों की संख्या भी कितनी थी, 100 थी। तो बात करते हैं आपके कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो पहला सेक्शन आपको मालूम है, जैसे कि जो एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आते थे आपके, एकेडमिक एप्टीट्यूड, जो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। तो इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ते हैं तो ये आपके जो पेपर में आप देख रहे हैं ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है आपका साइंस का, ठीक है। तो साइंस का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं। आयन विनिमयक की आयन विनिमय क्षमता आधारित है आयन सक्रिय समूह की अवस्था पर या लवण विलयन प्रयुक्त पर विनिमयक की एक यूनिट भार में उपस्थित आयन सक्रिय समूह की कुल संख्या पर। और या लास्ट ऑप्शन है बी अथवा सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन यानी हम बात करेंगे विनिमयक की एक यूनिट में भार में उपस्थित आयन सक्रिय समूह की कुल संख्या। तो ये आयन विनिमयक की आयन विनिमय क्षमता पर आधारित से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें पीएच की भी हम जानकारी लेते हैं, कितना पीएच उसमें है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है विनिमयक की एक यूनिट भार में उपस्थित आयन सक्रिय समूह की कुल संख्या। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह है आपका, भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5 जनवरी। 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्मों को चुनिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो आपको ये मालूम है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं या उच्च संभाव्य वेग है, ये होता है √2 RT/m। और फिर आता है एवरेज वेलोसिटी का, इसका फॉर्मूला दिया है √8 RT/m। और तीसरा दिया है मूल माध्यवर्ग वेग, यानी जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, √3 RT/m। तो इसमें जो आपके जो सही आंसर हैं, जो सही आंसर की हम बात करें वो है कौन सा, वो है आपका पहला और तीसरा। कौन सा है, पहला और तीसरा, क्योंकि पहला और जो तीसरा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी उच्च संभव वेग और मूल माध्य वर्ग वेग। लेकिन जो औसत वेग वाला है इसमें 8 RT/πm आता है, यहाँ पे πm आता है, तो πm होना चाहिए जो कि इसमें है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो जो इसका सही आंसर है 1 और 3, तो यानी इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी आपका आ गया पहला और तीसरा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है।
देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आता है कीटों व अन्य आर्थ्रोपोड में किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पाए जाते हैं आपके जो इंसेक्ट और किसके इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में जो अंडों का जो प्रकार होता है किस प्रकार होता है, ये सेंट्रोल लिसाइटल है या एलिसाइटल है या टीलोलिसाइटल है या आइसोलिसाइटल, यानी केंद्र पीतिकी, अपीतिकी, गोलार्ध पीतिकी या समीपीतिकी। इसका जो सही आंसर है केंद्र पीतिकी यानी सेंट्रोलिसाइटल, इसका सही आंसर है। क्योंकि जो इतने भी इंसेक्ट होते हैं और आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें जो अंडे का जो पीतक होता है योग सैक जो होता है वो सेंटर में होता है और कोशिका द्रव्य इसे चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, निषेचन के बाद अंडे का विभाजन यानी सतह पर होता है जिससे सतही विदलन यानी सुपरफिशियल क्लीवेज भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है केंद्र पीतिकी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न दो वक्तव्य आपको दिए गए, ध्यान से देखो, इसमें आपको बता रखा है कि क्या क्या बताना है। पहला देखिए, नीचे दो वक्तव्य दे रखे आपको, ये है कथन 1 और 2 ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध पानी का पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान की वृद्धि के साथ साथ पानी का वियोजन बढ़ता है। तो नीचे देख नोट में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है वो आपका कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो पीएच होता है वो 7 से 10 कम हो जाता है और जैसे जैसे, और ये भी उसका सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि तापमान वृद्धि के साथ साथ पानी में क्या होता है वियोजन बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन इसका सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए अगला है कि स्क्रोडिंगर वेव समीकरण द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। स्क्रोडिंगर वेव्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। और दूसरा है कि एच साई और ई साई स्क्रोडिंगर समीकरण का वैकल्पिक रूप है। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। यानी इसका डी ऑप्शन सही है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव समीकरण में द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण होती है, यानी इंटीग्रेशन फॉर्म होता है उसका सेकेंड ऑर्डर का। और दूसरा जो एच साई इक्वल टू ई साई है श्रोडिंगर का वैकल्पिक रूप है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन हैं आपके वो सही है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, यह आता है वह परिमाण जिसमें पर्यावरणीय प्रवणता, तो जूम करते हैं, वह परिमाण जिसमें पर्यावरणीय प्रवणता के अनुसार जाति संयोजन में परिवर्तन होते हैं क्या कहलाते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की आपने देखी, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इसमें पूछ रहा कि ये किसके अंतर्गत आता है कि वह परिमाण जिसमें पर्यावरणीय प्रवणता के अनुसार जाति संयोजन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं आपका बीटा विविधता। यानी बीटा यानी यह आएगा आपका बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है हमेशा। ठीक है, बीटा विविधता कहते हैं इसको। और बीटा विविधता में आपको मालूम है कि इसके तीनों अल्फा, बीटा और गामा तीनों होते हैं। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, यह दो क्षेत्रों के बीच प्रजाति विविधता को दर्शाती है और मापती है कि एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाने पर प्रजाति संयोजन कितनी तेजी से बदलता है। और अक्सर पर्यावरणीय प्रवणता के कारण ये क्या होते हैं, हमारे बीटा विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी मीन्स के तो बीटा विविधता विभिन्न आवासों, समुदायों या पारिस्थितिक तंत्रों में जाने पर प्रजातियों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर आ गया बीटा विविधता। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, सही कथन चुनिए। पहला है धान के खेत में हरी खाद के तौर पर होने वाली जलीय फर्न एजोला है। दूसरा है इक्विसिटम की प्रजाति को कभी भी
कभी कभी पुनर्जीवन पादप भी कहा जाता है। और तीसरा है स्लेजिनेला में द्वितीयक वृद्धि होती है और लाइकोपोडियम के बीजाणुओं में हरित लवक होता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो 4 में कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है पहला वाला है कि धान के खेत में हरी खाद के तौर पर होने वाला जो जलीय फलन होता है वो एजोला होता है। ठीक है, बाकी जो ये बता रहे कि स्लेजिनेला में द्वितीयक वृद्धि होती है, ये आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ में होकर दूसरे उसमें होती है, आपके फाइलम में प्लांट के डिवीजन में होती है। तो एजोला जो होता है, ध्यान रखना जो पहला ऑप्शन हमारा सही है कि धान के खेत में हरी खाद के तौर पर प्रयुक्त होने वाले जलीय फर्न एजोला है। एजोला एक जलीय फर्न होता है। ठीक है, फर्न यानी जिसे हम आपने देखा वो जो फर्न होती है, और एजोला एक जलीय फर्न होता है जिसपर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम एनाबिना एजोला के साथ सहजीवी संबंध स्थापित रखते हैं। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। इस कारण यह धान के खेतों में हरी खाद के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1 से 6 तक कुछ क्षेत्र अंकित किए गए और वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम में दिख रहा है, पहले पोजीशन में और दूसरे में तीसरे में अलग नंबर दिए और इसको इस कॉलम से मिलाना है। तो पहला कॉलम हम देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा यह है, ये आसाम को दर्शा रहा है एक तरीके से। और आसाम में आपको पता है इनमें से कौन सा हो सकता है? चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी वन्यजीव, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार खाती और मानस जैवमंडल और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह है मानस जैव मंडल। तो पहला इसका जो ऑप्शन आ जाएगा आपका पहले का आ जाएगा मानस जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ये आपका आसाम में है। दूसरा देखते जो दूसरा आपका ये दिखा रहा है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में आपको पता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये दूसरा आपका आ जाएगा छठे यानी इसके साथ। तो आपको यहाँ ऑप्शन में भी दिख रहे हैं कि किसमें, तो दूसरा अभी तक आपका छठा ये दिख रहा है ऑप्शन, येलो ऑप्शन चल रहा है। देखते हैं इसके आगे तीसरा है आपका, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तीसरा है ये है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका जो है वो है चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इनमें से देखो तीसरा जो आएगा आपका चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जी आ गया चिल्का, यानी वहाँ आपका उड़ीसा में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चौथे की अगर बात करें तो चौथा है यहाँ टॉप में, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है कि ये बहुत फेमस है, जिसे बोलते हैं राजाजी वन्य अभ्यारण्य। क्लियर। और इसके बाद आ जाएगा पांचवा जो आएगा आपका, ये आ रहा है आपका कर्नाटक। पांचवा क्या है? कर्नाटक, और जो कि यहाँ स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। और छठा जो ऑप्शन आपको लास्ट दिख रहा है ये है आपका मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। मन्नार की खाड़ी जो जैव संरक्षित क्षेत्र है ये है आपका तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु। तो इस हिसाब से यानी पहले का आपका पहले का पांचवा और दूसरे का छठा, तीसरे का आपका पहला है और चौथे का आपका तीसरा दिख रहा है आपको बांदीपुर वाला, पांचवे का तीसरा, चौथे का आपका दूसरा है। ठीक है, और आपका छठे का है चौथा मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अभी तक 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं कि 1 मीटर लंबाई के क्षेत्र के उसको तो जूम कर लेते हैं। 1 मीटर क्षेत्रफल के भूभाग से 100 कीटों के नमूने को लंबाई ज्ञात की गई और मान विचलन की गणना 5.4 के रूप में की गई। नमूने की मानक त्रुटि क्या होगी? तो नमूने की मानक त्रुटि जो होगी आपका, इसका जो
स्टैंडर्ड जिसे हम बोलते हैं, एरर जिसे बोलते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन अंडरूट एन, जहाँ सिग्मा होता है आपका मानक विचलन होता है और एन होता है नमूनों की संख्या। तो स्टैंडर्ड विचलन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिखा है मानक विचलन का जो मान दे रखा है कितना दिया उन्होंने 5.4 के रूप में, देखो इसने कहा ना स्टैंडर्ड 5.4 दिया गया और कीटो का जो सैंपल है यानी एन है वो है 100। तो ये अंडरूट 100 करेंगे और अंडरूट 100 करके यानी अगर आप देखोगे तो 5.5 है आपका और इसमें आपका अंडरूट एन की वैल्यू आ जाएगी, अंडरूट एन जो है आपका 100 है और ये 10 आ जाएगा। रूट 10 का आपका रूट 10 का रूट जो है 100 और तो 10 आ गया, 10 से हम 5.4 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग कितना 0.54। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपके इसके मानक की नमूने के मानक त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन। स्तनधारी की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या व नाम के गलत युग्मों का चयन कीजिए। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो इनमें से जो गलत युग्म है वो कौन सा है, उसका सही आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन है थर्ड ट्रैक्यूलर और फोर्थ ऑक्यूलोमीटर। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, बाकी आपके सही है। ओल्फैक्टरी यानी सूंघने से संबंधित है। सेकंड आपका ऑप्टिक होता है जो कि देखने से संबंधित है और वैसे फेशियल स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लासल होता है। अगली बात करते हैं इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो NO3 नेगेटिव कठोर क्षार है, बिल्कुल सही है। CO आपका मधुर क्षार है और Ca2 पॉजिटिव मृदु अम्ल ये आपका गलत है। ये आपका कठोर क्षार होता है, ध्यान देना, हार्ड एसिड होता है हमेशा, लेकिन इसमें मृदु अम्ल का तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सुमेलित नहीं है। और BF3 यानी आपका कठोर अम्ल ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वैसे ऑप्शन में सही ऑप्शन ये आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान के एक स्नातक विद्यार्थी ने खेत में सरसों के पौधों की पत्तियों पर वृत्ताकार वलय चित्तियां देखी और यह पत्तियां संभवतः किससे ग्रसित है। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी या हेलिमेंथोस्पोरियम सटाइवम और पक्सीनिया ग्रेमिनेटेसी और अल्टेरिया ब्रेसिकी। इसका सही आंसर है अल्टेरिया ब्रेसिकी पाया जाता है, जिसमें सरसों के में जो वृत्ताकार जो वलय दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका लैम्प्ट्रा प्लेनेराई के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये लैम्प्रे के बारे में पूछ रहा है कि लैम्प्ट्रा प्लेनेराई आपकी क्या है। यह एक समुद्री लैम्प्रे है या यह एक ब्रुक लैम्प्रे है, यह एक स्वच्छ जलीय लैम्प्रे है या अर्ध स्थलीय लैम्प्रे है। तो ये क्या है आपकी एक ब्रुक लैम्प्रे है। लैम्प्रे आपने देखोगे जो लैम्प्रे होती है ईल, समुद्री ईल भी जिसे कहा जाता है, तो ये दरअसल वैसे साफ जलीय होती है, लेकिन इसको हम ब्रुक लैम्प्रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रुक लैम्प्रे, इसका सही आंसर है ब्रुक लैम्प्रे। इसका लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टाइडोफाइट्स के रंभ तंत्र में संबंध में निम्न आरेखों को नामांकित कीजिए। जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट के बाद आता है टेरिडोफाइट्स, है ना। उसके बाद आपके फिर टेरिडोफाइट के बाद आपके फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म आते हैं। तो टेरिडोफाइट में जो रंध्र का सिस्टम होता है वो किस तरीके होता है, तो इसके अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि डिक्टियोस्टील होता है, एक्टिनोस्टील है या साइनोफिस्टील है, एक्टिनोस्टील, ये अलग अलग यूस्टील और सोनोस्टील, प्लैक्टोस्टील है, एडिक्टोस्टील और यूस्टील और सोनोस्टील। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये डिक्टियोस्टील है और दूसरा है आपका ये एक्टोस्टील है और तीसरा है आपका साइफोनोस्टील और लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको इस तरीके से एक्टिनोस्टील होता है। ये जो रंभ होते हैं यानी जिन्हें हम बोलते हैं क्या, जो स्टीलर सिस्टम जो होता है यानी टेरिडोफाइट्स में, उससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डिक्टियोस्टील, एडिक्टोस्टील और साइफोनोस्टील और एक्टिनोस्टील। तो ये हमने आज इस वीडियो के माध्यम से 15 क्वेश्चन हमने मेन किए हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी एक रिवीजन का भी स्रोत बन सकते हैं। और ऐसी क्वेश्चन हमने तैयार करने की एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे। तो बहुत जल्द LD के साइंस के फॉर्म्स भी निकलेंगे और तैयारी बच्चे अभी से कर ही रहे हैं। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। और
अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, तो आप पर्सनली या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे, चाहे वो LT के हैं या आपके लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें दोनों ही पोर्शन आ जाते हैं, फिर केमिस्ट्री और बायो दोनों आ जाते हैं, तो क्वेश्चन भी तैयारी अच्छी से हो सकती है। तो चैनल अंतिम तक बने और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।